यस, तो हमने लास्ट क्लास में किया था फीचर्स ऑफ कंपनी। अब उस फीचर ऑफ कंपनी में ढेर सारे फीचर्स हमने पढ़े थे, सीधा रहेगा। हाँ, तो ढेर सारे जो फीचर्स पढ़े थे उसमें एक फीचर है जिसे हम अभी डिस्कस करते हैं और उससे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा। नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड केस लॉ एग्जाम में आने के फुल चांसेस हैं। बुक में फिर से बहुत छोटा सा टॉपिक दे रखा है, लेकिन आपको इसके बारे में ढेर सारी बातें पढ़नी है, ठीक है। एंड 2 से 3 केस लॉ तो आपको प्रैक्टिकल ही मिल जाएंगे, अपने आसपास देखोगे जब, तो ठीक है। सो हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था separate legal entity. yes, separate legal entity. What does it mean? कंपनी क्या रहता है सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब ये होता है कि ये हम हैं और ये हमारी कंपनी है और हम फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों की कंपनी को ना अलग रखा गया और ओनर्स को, याद रखना जब लोग बना रखें ओनर्स या इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इनको अलग रखा गया और बोला गया है कि भाई कंपनी का जो भी काम है वहाँ कंपनी का ही नाम जाएगा, कंपनी के खुद के एसेट्स होंगे, कंपनी की खुद की लायबिलिटी होगी, ओनर का कुछ नहीं होगा। लेकिन कंपनी चला कौन रहा है? यू कांट से दैट ओनर इज रनिंग द कंपनी। कंपनी को रन करने के लिए एक एक्सपीरियंस लोगों की टीम रखी जाती है जिसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बच्चों कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज की वजह से रखे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद इक्विटी शेयर होल्डर होंगे, कंपनी के मालिक होंगे, ठीक है। इवन मालिक हो या ना हो, कंपनी की डिसीजन मेकिंग तो यही लोग कर रहे हैं। अब डिसीजन मेकिंग में हो सकता है कि गलत तरीके से पैसा कमाने के चक्कर में ये कुछ गलत डिसीजंस ले लें, ठीक है। तो इसी के लिए कंपनीज एक्ट कहता है कि भाई ओनर, ऑफिसर, ये सब लोग अलग है। एंड जब भी कोई केस होगा तो कंपनी को स्यू किया जाएगा या कंपनी खुद स्यू करेगी, जब तक उस कंपनी के साथ आपने ट्रांजैक्शन करी और वहां कुछ गड़बड़ है। लेकिन अगर गड़बड़ का स्केल बहुत ज्यादा होगा, गड़बड़ का स्केल ज्यादा होगा मतलब इसके लिए एक वर्ड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस हम बाद में फिर से पढ़ेंगे जब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज बताता है कि कंपनी क्या क्या कर सकती है, किस लेवल तक कर सकती है। अगर कोई भी चीज उस लेवल से बढ़ के करती है ना, सो दैट मीन्स कंपनी क्या कर रही है, अल्ट्रा वायरस। दे आर क्रॉसिंग देयर बाउंड्रीज, दे आर डूइंग समथिंग which they are not permitted to do या they don't have capacity to do। उनकी कैपेसिटी है कि 1000 रुपए के शेयर इशू कर सकती है, पर कंपनी 10,000 के शेयर इशू कर रही है, क्या होगा, अल्ट्रा वायरस। फिर जब केस होगा ना तो अब कंपनी के ऊपर नहीं होगा। तो ये कहता है कि भाई जब भी कंपनी के पास कोई केस होता है ना, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, इनको क्या बोला मैंने, दे कैन बी ओनर, दे कैन बी directors, they can be officers, मतलब whoever related to the company, whereas company is separate। चलो इसको हटा दो। हाँ, ये मैंने कह दिया कि चलाने की, कंपनी को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बीओडी की होती है। चलो, तो इनके बीच में ना एक पर्दा डाला हुआ है, इस पर्दे को हम बोलते हैं व्हील, ठीक है। तो व्हील मतलब व्हील इज द थिंग विच कीप्स द कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, ऑफिसर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट इन केस ऑफ एनी फ्रॉड और इन केस ऑफ अल्ट्रा वायर्स, अल्ट्रा वायर्स कब होगा, जब भी हम अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को क्रॉस कर देंगे, दैट मीन्स वी आर डूइंग समथिंग विच वी डोंट हैव कैपेसिटी टू डू। सो ऐसे केसेस में जब कोर्ट को लगेगा कि भाई गड़बड़ तो हुई है कंपनी में, बट क्या कंपनी खुद, कंपनी तो आर्टिफिशियल है, क्या कंपनी खुद कुछ गड़बड़ कर सकती है, नहीं, कोई ना कोई वहां पर्सन रिस्पॉन्सिबल बैठा हुआ है जो गड़बड़ कर रहा है। तो जब भी ऐसा होगा तो कोर्ट क्या करेगा, अगर कोर्ट को लगता है कि भाई देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अल्ट्रा वायर्स, देन कोर्ट क्या करेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ अल्ट्रा वायर कोर्ट विल लिफ्ट अप द, जिसको हम कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। सो कॉर्पोरेट व्हील जो किसी टाइप की इम्यूनिटी दे देता है लोगों को,
कि मान लो चलो आप सब डायरेक्टर्स हो तो डायरेक्टर्स को पावर मिल गई कि आप 10,000 रुपये का ही एक डायरेक्टर लोन ले सकता है कंपनी के लिए, लेकिन आप बाहर से गए, आपने 12,000 रुपये का लोन ले लिया, तो 2,000 का जो एडिशनल है ना उसका बर्डन आपको सहना पड़ेगा। लेकिन कंपनी के डायरेक्टर्स आगे मिलकर डिसाइड करते हैं कि नहीं चलो हम पे कर लेंगे। अब 2,000 का उसने एक्स्ट्रा लिया, लेकिन उसका इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट किसकी जेब से जाएगा? कंपनी की जेब से। लेकिन अगर कोर्ट में ये बात चली जाए और बाकी के डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स कंप्लेंट कर दे कि भाई इसने ये गलत किया है, तब कोर्ट क्या बोलेगा? कोर्ट ना इस व्हील को हटा देगा, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कर देगा और फिर बोलेगा कि यहाँ पे यही बंदा जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था, ये दोनों एक ही हैं। तो अब कंपनी खुद तो आएगी नहीं पैसे देने के लिए, किसको देना पड़ेगा? इस बंदे को। तो ये होता है हमारे पास किस केस में, जब डायरेक्टर्स अपने लेवल पे कोई फ्रॉड करते हैं। नाउ कम टू किंगफिशर केस, जो विजय माल्या का केस था। बात लास्ट क्लास में भी आपको विजय माल्या का एग्जांपल दिया था कि विजय माल्या ने फ्रॉड किया। विजय माल्या ने फ्रॉड किया 100 रुपए का। विजय माल्या के नेट एसेट 1,000 रुपए के। तो अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट कह सकता है ना कि भाई तू 100 रुपए अपने बिजनेस से लेके आ और पे कर दे किंगफिशर के सारे डेट्स, 900 रुपए तब भी तेरे पास बचेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कि भाई विजय माल्या के पास 100 रुपए की कंपनी किंगफिशर के डेट हो सकते हैं, लेकिन अगर विजय माल्या के पास सारे के सारे फुली पेड शेयर हैं तो उसकी कंपनी की तरफ कोई लायबिलिटी बनती ही नहीं है। ठीक है, तो टेक्निकल पहला पॉइंट तो ये हो गया। लेकिन क्या विजय माल्या ने फ्रॉड किया था? फ्रॉड ही किया था उसने। और जब फ्रॉड किया, या फिर जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में बातें लिखी हुई है या डिफरेंट क्लॉजेस में जो बात लिखी हुई है, उन बातों को क्रॉस कर गया, उन लिमिट को क्रॉस कर गया। लिमिट को क्रॉस कर गया मतलब क्या कर दिया? अल्ट्रा वायर्स कर दिया। अगर उसने अल्ट्रा वायर्स कर दिया, फिर कोर्ट ने क्या कहा कि भाई तुम ही किंगफिशर हो और किंगफिशर ही विजय माल्या। तो अब जितने डेट्स किंगफिशर के हैं, वो किंगफिशर जब तक कंपनी थी तब तक डायरेक्टर ने तो कहा कि भाई मेरी लायबिलिटी कैसी, डायरेक्टर या शेयर होल्डर उसने कहा मेरी लिमिटेड लायबिलिटी और मेरा पहले ही शेयर सारा का सारा फुली पेड है, तो मैं तो कुछ नहीं दूंगा। लेकिन जब कोर्ट ने कहा कि भैया लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट विल तुम्हारे ऊपर होने वाला है, तो अब तुम ही किंगफिशर और तुम ही विजय माल्या, तो किंगफिशर के जितने भी डेट है वो तुम्हें पे करने पड़ेंगे। तो अब उसके पास जितने उसके पर्सनल एसेट है ना, उसको बेच के डेट्स को रिकवर करवाया जाता। लेकिन वो भी समझदार था। उसने क्या किया, जब उसे पता चला कि भाई फ्रॉड है, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट व्हील होने वाला है, उससे पहले ही उसने अपने सारे एसेट अपने बेटे के नाम पे कर दिए। तो जब सारे एसेट बेटे के नाम पे कर दिए, मेरे नाम पे कोई चीज है ही नहीं, तो उसे बेचोगे कैसे? तो इंडिया में उसने सिर्फ एक एसेट छोड़ा अपना, एक कोई घर है, हाँ कोई कोठी है उसकी मुंबई में, सिर्फ एक वो चीज छोड़ी जो उसके नाम पे रह गई थी। बाकी सारी की सारी चीज उसने अपने बेटे के नाम पे कर दी। ना कि ये जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है ना, ये पहले विजय माल्या के नाम पे थी जब आरसीबी बनी थी, स्टार्ट हुए थे मैचेस, एंड राइट नाउ वो उसके बेटे सिद्धार्थ माल्या के नाम पे। ठीक है, सो इज इट क्लियर? लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट व्हील की जब भी अंदर के लोग, अंदर कौन कौन बैठा है? ओनर, डायरेक्टर एंड ऑफिसर। अगर ये कुछ गलत करेंगे, ठीक है, गलत करने का ना एक्सटेंट देखा जाएगा। देखो गलतियां कभी भी हो सकती है। पॉज करो इसको। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। याद रखना, ये आई वाज टेलिंग कि भैया इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, गलतियां तो कर सकता है इंसान। तो जब गलती करता है अनइंटेंशनल, छोटी मोटी गलती, गड़बड़े होती रहती है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मिस्टेक एंड अ फ्रॉड? क्या डिफरेंस होता है? मिस्टेक इज ऑलवेज अनइंटेंशनल, हो जाता है, बट फ्रॉड इज ऑलवेज विद इंटेंशन टू डिसीव समवन, कि भैया मुझे धोखा देना था, यही मेरा इंटेंशन था। ठीक है, उसको फ्रॉड बोला जाता है। तो यहाँ विजय माल्या था, उसका फ्रॉड करने का इंटेंशन था। दूसरा केस सुनो, दूसरा बच्चों ये केस पढ़ना आप लोग। सत्यम कंप्यूटर्स। सत्यम कंप्यूटर्स कंपनी का मालिक था रामलिंगम राजू। रामलिंगम राजू, ही वॉज हिमसेल्फ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ढेर सारा फ्रॉड करता था, और फ्रॉड करने के बाद जैसे इसकी कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, नॉर्मली बड़ी थी, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी कैसे कर देता था कि बैलेंस शीट के हर एक आइटम में ना 3 जीरो बढ़ा देता था। क्या होगा? 1,000 रुपए की चीज़ 10 लाख की दिखेगी आपको, तो बड़ी तो हो जाएगी। 10 लाख की जो चीज़ होगी वो 100 करोड़ की दिखेगी आपको, अपने आप कंपनी बड़ी हो गई। सो
अब जब इतनी बड़ी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर चीज में 3 जीरो बड़े हैं, आपको देखा जाए तो आप तो देखते ही कंपनी पॉजिटिव काम कर रही है नेगेटिव आप इसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, लेकिन देखते ही बोल सकते हो भाई बहुत बड़ी कंपनी है, इतना सारा पैसा है। तो बड़ी कंपनी जो होती है ना वो खुद पैसे कमाती है तभी तो बड़ी कंपनी बनी है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो मार्केट में उन्होंने दिखाया कि भैया देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हम, 3 जीरो बढ़ा के, फेक थी सारी की सारी चीजें। उसके बाद इन्वेस्टर्स ने देखा तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, शेयर खरीदेंगे, खरीदने लग गए, शेयर खरीदने लग गए। 500 600 700 तक के उसके शेयर चले गए थे, 500 600 700 यूं बढ़ रहे थे उसके शेयर। और उसके बाद क्या हुआ, एक बार उसने गलती से ओरिजिनल स्टेटमेंट किसी को फैक्स कर दी, गलती से, इस एक छोटी सी गलती की वजह से, इस एक छोटे से गलत फैक्स की वजह से उसकी गलती पकड़ी गई। और जैसे ही उसे लगा कि भैया अब मेरी गलती पकड़ी गई है, उसने पुलिस को कॉल किया, कहा प्लीज अरेस्ट मी। क्यों बोला उसने ऐसे, क्योंकि अगर इंडियन पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती तो इंडियन लॉ में इतने ज्यादा लूप होल्स हैं ना कि आराम से निकल जाता। उसकी सिक्योरिटीज विदेश में भी, आई थिंक अमेरिका या यूके कहीं लिस्टेड थी, तो जब विदेश में क्योंकि एमएनसी थी वहां पे भी लिस्टेड थी, अगर इंडिया वाले गिरफ्तार नहीं करते और वहां के फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए वहां की पुलिस आके इसको ले जाती ना, तो इसे 170 ईयर्स की जेल थी। 170 ईयर्स की जेल मतलब क्या होता है, जेल में ही मरता, सवाल ही नहीं होता कि ये बाहर आता। अब ये बाहर है इंडिया में, उसने मुश्किल से 3 से 6 महीने गुजारे हैं जेल में, उसके बाद ये बाहर आ गया। ठीक है, तो जब इंटेंशनली की जगह अगर मैं कहता हूँ मिस्टेक से कुछ फिगर्स बढ़ जाती, तो हमारा एम नहीं था फ्रॉड करने का, कोई उस पर डिसीजन लेता भी, शेयर होल्डर इन्वेस्ट करते तो बाद में हम बता देते इट वाज अ मिस्टेक, अगर आप अपने शेयर्स के पैसे वापस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। सो अगर कोई पेनल्टी होती ना ऐसे केस में तो कंपनी के ऊपर होती, कंपनी के बैंक अकाउंट से जाता। लेकिन जब पता चल गया कि भाई रामलिंगम राजू ने गड़बड़ की हुई है, तो अब क्या कंपनी अपनी जेब से पैसे देगी, नहीं, क्या हो जाएगा, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। हर एक चीज के लिए रामलिंगम राजू को बोला जाएगा कि भैया तुम्हारी वजह से गड़बड़ हुई है। नाउ यू कैन नॉट से दैट आई हैव लिमिटेड लायबिलिटी अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल, नाउ योर लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। ठीक है, जितना भी कंपनीज के डेट है वो आप करो। उसके बाद पता है 2 शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने फांसी लगा ली थी। क्यों लगा ली थी, जब फ्रॉड सामने आया, शेयर कितने का था, 700 रुपए का, डूबते 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 17-18 रुपए का आ गया था। अब सोचो एक बंदे ने 700 रुपए के 1000 शेयर खरीदे, 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी और वो 18 रुपए का हो गया, तो 18,000 रुपए, 7 लाख रुपए 18,000 रुपए। और उस टाइम पे, ये कब का सीन है, जब आप लोग शायद 2nd 3rd क्लास में होंगे, उस टाइप का है, तो उस टाइम पे 7 लाख की वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी, 7 लाख 10 लाख, ये काफी हैवी अमाउंट होता था। सो 2 लोगों ने इस पे सुसाइड कर लिया था। अगर वो लोग भी पेशेंस रखते ना, ये मार्केट का सीन होता है बच्चों, खेल होता है कि कोई भी कंपनी ना कभी बहुत ज्यादा नीचे जाती ही नहीं है, क्योंकि जब कंपनी नीचे जाएगी 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 क्या होगा, शेयर सस्ते हो जाएंगे, एक बड़ी कंपनी उसको परचेज कर लेगी, फिर बड़ी कंपनी उस पर काम करना शुरू कर देगी। सिमिलरली इसको महिंद्रा एंड महिंद्रा ने परचेज कर लिया, उसने एक्वायर कर लिया, फिर महिंद्रा ने एक्वायर किया, ठीक है, दोबारा 700 तक नहीं गए, 300 400 500 तो पहुंच गए, कोई बुरा थोड़ी था। यही चीज होता है होल्डिंग पावर या पेशेंस। जिस इंसान से में भी पेशेंस होता है ना, नॉर्मल लाइफ की बात करो या मार्केट की बात करो, वो हमेशा अच्छा अर्न करता है। बस पेशेंस आपको होना चाहिए, सारा खेल पेशेंस का है। सिमिलरली बच्चों, इसकी बेटे की भी कंपनी है, जस्ट ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट यहाँ से पढ़ता हूँ ना, इसका तो माइटास हो जाता है। तो रामलिंगम राजू के बेटे की कंपनी भी माइटास है, वो भी ऐसी सॉफ्टवेयर्स में ही डील करती है। ठीक है, तो ये केस था हमारे पास रामलिंगम राजू का। आई होप कि अब आपको लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट व्हील समझ आ गया होगा। तो फिर से कहते हैं कि देयर इज इम्यूनिटी टू ओनर, ऑफिसर और वो जो भी है, कि भैया एक तो तुम्हारी लिमिटेड लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किसकी, ओनर की, और बाकी कंपनी के बिहाफ पे कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसके लिए कंपनी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। वो पर्टिकुलर व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं मानेंगे, हमेशा कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल होगी। लेकिन अगर कंपनी के बिहाफ पे वो लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं या ऐसा काम कर रहे हैं विच इज अल्ट्रा वायर्स, सो ऐसे केसेस में वो जो व्हील है जो इन दोनों को सेपरेट रखती है, उस व्हील को हटा लिया जाएगा, दोनों एक ही बन जाएंगे। फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, ओनर या डायरेक्टर होगा उसके अगेंस्ट ही एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, ये यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है टाइप्स ऑफ कंपनीज।
जिसमें आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है। फिर डिटेल में कुछ टाइप की कंपनीज है जो हमें बहुत ब्रॉडली पढ़नी है, जो 5 से 8 मार्क्स की एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, इसको पॉज करो। सो वी आर डूइंग टाइप्स ऑफ कंपनीज नाउ। टाइप्स ऑफ कंपनीज में क्या है, आपको एग्जाम में ना अगर ब्रॉडली पूछेगा कि इस टाइप की कंपनी के बारे में बताओ, तो वो होगी बच्चों स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी एंड 1% कंपनी। इन तीन को आप डिटेल में पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट पोर्शन इन तीनों को ही है इस टॉपिक को करने के बाद। इसके अलावा जिस पे मैंने टिक लगा रखा है ब्लू मार्कर से, वो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बन जाएगा। तो शुरू करते हैं हम टाइप्स ऑफ कंपनीज। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंपनीज में लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो बेसिस ऑफ लायबिलिटी में हमने कहा है कि एक विच इज लिमिटेड बाय शेयर और एक कहता है लिमिटेड बाय गारंटी। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो ये तो हमने कैरेक्टरिस्टिक ही पढ़ा, कंपनी का फीचर ही पढ़ा कि भैया कंपनी के केस में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। और लिमिटेड लायबिलिटी किस एक्सटेंट पे होती है, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, जो भी शेयर पे अनपेड अमाउंट है। सो उसी टाइप की कंपनी को क्या कहते हैं, जहां पे लायबिलिटी कितनी हो, लायबिलिटी लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। ठीक है। सो दूसरा जो कंपनी होती है वो होती है लिमिटेड बाय गारंटी। ऊपर वाली कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो मिलके वादा करते हैं कि जब जब कंपनी के ऊपर कोई भी डेट होगा हैवी सा, तब हम वही अमाउंट पे करेंगे जो हमारी कैपिटल का अनपेड हिस्सा होगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। लिमिटेड बाय गारंटी में कहता है कि जब जब कंपनी में के ऊपर कोई डेट होगा और पे करने की बारी आएगी, तो मैं 10,000 पे करूंगा, ये कहता है मैं 10 लाख पे करूंगा, ये कहता है मैं 10 करोड़ पे करूंगा। सो कंपनी के बनते टाइम ही हमने गारंटी ले ली कि भैया इतना अमाउंट हम पे करेंगे जब भी कंपनी का दिवालिया निकलना होगा या कंपनी को डिसॉल्व करना होगा, बंद करना होगा। सो पहले में हमने सिर्फ शेयर के अनपेड अमाउंट की गारंटी ली, दूसरे में हमने अमाउंट की गारंटी ले ली कि भैया हम इतना अमाउंट पे करेंगे, शेयर से कोई लेना देना नहीं है। अब आप सोचो आप कौन सी वाली कंपनी का हिस्सा बनोगे, इस वाली गारंटी का या शेयर वाली, लिमिटेड बाय शेयर ऑफ कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट की गारंटी ली जाती है कि जब दोनों केसेस में जब कंपनी डिसॉल्व होगी या बंद होगी, उसी टाइम पे ही एक बात पढ़नी है आपको। पहला कहेगा मैं सिर्फ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दूंगा, दूसरा एक अमाउंट की गारंटी ले लेगा कि मैं इतना अमाउंट दूंगा। तो ये हो गई हमारे पास टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मेंबर्स, कि भैया कितने मेंबर्स के साथ हम कंपनी बना सकते हैं। तो बच्चों 3 टाइप की कंपनीज है हमारे पास। इनमें हमारे पास कुछ मिनिमम नंबर होते हैं और कुछ मैक्सिमम। पब्लिक कंपनी की बात करूं तो कम से कम मेंबर्स कौन, शेयर होल्डर्स, ओनर्स ऑफ द कंपनी, नॉट डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर। चलो डायरेक्टर भी लिख देते हैं, डायरेक्टर भी मिनिमम एंड मैक्सिमम। पहले मैं मेंबर्स की बात करता हूँ बच्चों। पब्लिक कंपनी का, जहां पब्लिक का पैसा लगा है, तो कहते हैं कम से कम 7 लोग तो होने जरूरी है पब्लिक कंपनी के लिए। और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। ठीक है। प्राइवेट कंपनी में कहता है भाई कम से कम 2 लोगों की जरूरत है और मैक्सिमम 50 थी, अब 200 है नए कंपनीज एक्ट के हिसाब से। उसके बाद आता है 1% कंपनी, कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा 1। ठीक है। बात करते हैं डायरेक्टर्स की। डायरेक्टर्स में कहता है भाई कम से कम 3 डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। और ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर्स रखना चाहते हो तो आप 15 रख सकते हो। 15 से भी ज्यादा रखना है तो वो आपके आर्टिकल्स पर डिपेंड करता है और कुछ सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स हम 15 से भी ज्यादा रख सकते हैं, ये कंडीशन हम डीपली आगे पढ़ेंगे। बट 1 मार्क का क्वेश्चन आया, मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, 15। ठीक। तो यही जो 7 मेंबर होते हैं ना बच्चों, इन्हीं में से किसी किसी को हम डायरेक्टर बना देते हैं। इनमें से तो कोई बनता है, स्टार्टिंग में इन्हीं में से ही बनते हैं। एंड कुछ होता है जिसको हम उनके एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस की वजह से रखते हैं एज डायरेक्टर। ओके। प्राइवेट कंपनी की बात करूं, कम से कम 2 डायरेक्टर, ज्यादा से ज्यादा 15। 1% कंपनी की बात करूं, कम से कम 1 डायरेक्टर, ज्यादा से ज्यादा 15। अब आप कहोगे कि सर जो बंदा एक ही है, 1% कंपनी है
तो क्या वो 15 डायरेक्टर कैसे रखेगा? तो हम ना अपने दिमाग में लिंक कर लेते हैं कि मेंबर ही डायरेक्टर बनेंगे। तो मुझे लगता है कि इन 7 में से 3 लोगों को मैं डायरेक्टर बना रहा हूँ। यहाँ यही 2 बंदे डायरेक्टर बन गए, ठीक है। यहाँ एक बंदा है तो वही एक डायरेक्टर बना। ऐसा नहीं है, डायरेक्टर हम अपॉइंट करते हैं किसी और बंदे को, जरूरी नहीं है। देखो खुद हम कर सकते हैं, हम चाहें तो किसी और को भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये बंदा कभी भी 15 लोगों को अपॉइंट करेगा ही नहीं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट इसके लिए भी 15 डायरेक्टर्स की होगी। ओके, चलो। तो ये 3 टाइप की कंपनी है, जिसमें से 1% कंपनी हमारा एक बड़ा टॉपिक है, जिसको मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट क्लास में रखूंगा। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक क्या होगा? 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी। ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, एक होती है होल्डिंग कंपनी और एक होती है सब्सिडरी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी वो होती है बच्चों, लाइक ये 2 कंपनी है, दिस इज होल्डिंग, दिस इज सब्सिडरी। सवाल ये है कि कब इन्हें होल्डिंग या सब्सिडरी बोला जाता है? जब होल्डिंग इसके 50% प्लस, मतलब 50% से ज्यादा शेयर को एक्वायर कर रहे हैं। सो एक्वायर कौन करेगा? बड़ी कंपनी एक्वायर करेगी, तो वो होती है होल्डिंग कंपनी। जो छोटी कंपनी है वो अपने शेयर्स दे देगी, उसको क्या बोलते हैं? सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी 50% से ज्यादा जब शेयर ले लेती है, अभी आप आगे पढ़ोगे कि कंपनी में डिसीजन मेकिंग के लिए 2 टाइप की मीटिंग्स होती हैं। एक शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है जिसे हम जनरल मीटिंग कहते हैं, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है जिसे हम बोर्ड मीटिंग कहते हैं। चाहे मीटिंग कैसी भी हो, जितने लोग उस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं उसमें से 50% से ज्यादा जब यस करते हैं ना, तो एक रेजोल्यूशन पास होता है। मतलब जो भी आप काम करवाना चाहते हो वो रेजोल्यूशंस के थ्रू होता है। ऐसे रेजोल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल रेजोल्यूशन। सो जनरल रेजोल्यूशन के लिए क्या होता है? कितने लोगों को हाँ बोलना है? आधे से ज्यादा, दैट मींस मोर देन 50%। एंड एक स्पेशल रेजोल्यूशन होता है जिसमें 75% ज्यादा लोग हाँ बोलेंगे। तो जनरल रेजोल्यूशन मतलब कंपनी को जो भी काम करवाना है वो जनरल रेजोल्यूशन में करवाना है। अब सोचो, अगर एक ही बंदे के पास 50% से ज्यादा शेयर्स हैं, तो वो सारे के सारे जनरल रेजोल्यूशन खुद अकेले ही पास कर सकता है। तो इसीलिए ऐसी कंपनी को क्या बोल दिया हमने? सब्सिडरी। कि भाई तेरे 50% से ज्यादा शेयर अगर किसी और कंपनी के पास है, याद रखना अंबानी के पास अपनी कंपनी के 50% ज्यादा शेयर हैं, बट अंबानी एक आदमी है, तो अंबानी को हम होल्डिंग नहीं बोल सकते। वेयरएज अगर अंबानी की कंपनी ने, रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को खरीद लिया, ठीक है, तो जब उसने फ्यूचर ग्रुप को खरीदा तो उसके 65% शेयर ले लिए, तो इस केस में रिलायंस कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी है, फ्यूचर ग्रुप जो है वो सब्सिडरी हो गया। एंड अब फ्यूचर ग्रुप अपने मन का कुछ भी नहीं कर सकता, सारे के सारे रेजोल्यूशन किसको पास करने हैं? रिलायंस को पास करने हैं। और रिलायंस कैसे पास करेगा? जो चाहता है वो कर सकता है इस कंपनी के। क्यों? जब भी इस कंपनी की डिसीजन मेकिंग होगी तो 65% शेयर तो किसके पास है? रिलायंस के पास। जैसा चाहे वैसा करेगा। हैथवे कंपनी का नाम सुना है आपने? या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है हैथवे, सुना होगा शायद। तो हैथवे का इंटरनेट जो होता है, हैथवे कंपनी को भी किसने खरीद लिया है? हैथवे कंपनी को भी जियो ने, मतलब रिलायंस ने अल्टीमेटली खरीद लिया है। अब ये क्या करते हैं, जैसे मैं चाहे फ्यूचर ग्रुप की बात करूं, चाहे मैं जियो की बात करूं, जियो ने अपना जियो फाइबर लॉन्च किया, और जितने भी छोटे, जियो ने यही किया है, मतलब देश को किस तरीके से ये बर्बाद कर रहा है। मतलब आप बोल सकते हैं दिस इज गुड फॉर एन इकोनॉमी, कि भाई हमारे देश का ही अगर कोई भी आगे को बढ़ रहा है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो कंपटीशन को खत्म करके आगे बढ़ रहा है ना, तो ये गलत होता है। जैसे आज के टाइम पे अगर मैं आपसे बोलूं कि कितने टेलीकॉम कंपनीज के प्लेयर्स हैं, सो देयर इज एयरटेल, वोडाफोन आइडिया विच इज सिंगल, एंड जियो। और भी कोई है क्या? कोई नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स स्टेट लेवल पे शायद आपको मिल जाए, पर पूरे इंडिया के लेवल पे यही 3 या 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन उससे पहले आपने शायद टाटा डोकोमो सुना होगा, एयरसेल सुना होगा, एमटीएस सुना होगा, ये सभी सर्विस प्रोवाइडर थे। तो क्या हुआ कि जियो ने एक साथ ज़्यादा पैसे लगाए, और उसके बाद इस टेक्नोलॉजी को मतलब अपनी ज़्यादा लोगों को फ्री में बांट दिया। तो जब फ्री में बांटा ना, ऑफ कोर्स एयरसेल कुछ पैसे ले रहा था, जियो वाला फ्री में दे रहा था, आज जियो वाला भी उतने ही पैसे ले रहा है ना। पैसे तो ले रहा है, फ्री में आज दे रहा है क्या? नहीं, लेकिन उसने मार्केट कैप्चर करी। जब मार्केट कैप्चर करी, फ्री में दिया, तो जितने भी छोटे छोटे प्लेयर्स थे ना, उन सब का हिस्सा कहाँ चला गया? उन सब का जो कस्टमर शेयर था
वो सारा का सारा शेयर चला गया जियो के पास। तो इससे क्या हुआ, सोचो, जितने लोग एयरसेल में जॉब करते थे, जितने लोग एमटीएनएल में जॉब करते थे, जितने लोग बीएसएनएल में जॉब करते थे, उन सब की जॉब कहाँ जाएगी? अब सारे के सारे अनएम्प्लॉयड होंगे। सो दिस इज हाउ कि अगर कंपटीशन होता है ना तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप बढ़ती है। अगर कंपटीशन नहीं होता तो सिर्फ एक ही बंदा अमीर बनता जाएगा और मोनोपोली होती है या ओलिगोपोली होती है कि मार्केट कुछ लोगों के हाथ में आ जाती है। अभी भी अगर मैं बात करूं तो टेलीकॉम सर्विसेज सिर्फ 3 लोगों के हाथ में है। अगर इंटरनेट सर्विसेज की बात करूं तो इंटरनेट सर्विसेज में बहुत सारे लोग आ गए। अब हैथवे की बात करता हूं। अब ये देखो रिलायंस क्या करता है कि भाई पहले तो अपने जो खरीद लो उसे एक्वायर कर लो, सब्सिडरी बना दो, फिर उसको खुद ही खत्म कर दो। कैसे खत्म किया? हैथवे इंटरनेट सर्विस दे रहे हैं, जियो फाइबर, अब दोनों एक ही कंपनी है। अब वो जियो हैथवे का जो प्लान है वही प्लान को 450 का दे रहा है, वही जियो फाइबर में जो प्लान है उस प्लान को वो 400 रुपए में दे रहा है, 350 में दे रहा है। ठीक है, जियो फाइबर का जो वो स्पीड बहुत अच्छी है। एंड अब हैथवे में वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम ही नहीं कर पा रहा। जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक इनोवेटिव चीज नहीं आएगी। सिमिलरली फ्यूचर ग्रुप का जब इसने खरीदा, कुछ ना वो होते हैं जो लोकल बाजार होते हैं ना, जैसे सबका बाजार सुना होगा आपने, बिग बाजार सुना होगा। सो जो ये डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं तो ऐसे एक सबका बाजार टाइप का है। तो सबका बाजार में क्या किया है, अब ना ये सप्लाई देना बंद कर दिया। जब सप्लाई देना बंद कर दिया और उसके सामने आपने अपना रिलायंस फ्रेश खोल दिया, या रिलायंस का अपना आपने देखा होगा डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसकी दिल्ली में नहीं है लेकिन एड या फिर कोई ना कोई मैसेज आया होगा आपको। सो क्या किया, उसकी सप्लाई बंद कर दो, लोग कहाँ जाएंगे घूम फिर के? ये धीरे धीरे उसको बंद कर दो, फिर जो भी होगा वो रिलायंस के नाम से होगा। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रेटेजी। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों हॉस्टाइल टेक ओवर। हॉस्टाइल टेक ओवर मतलब आप एक कंपनी को लेना तो चाहते हो लेकिन बाद में आप उस कंपनी को बंद करना चाहते हो। तो जो लोग सबका बाजार में है उसमें से कुछ लोग की जॉब जाएगी और कुछ कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि रिलायंस वालों को फिर ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। बट स्टिल कंपटीशन नहीं होगा तो अल्टीमेट नुकसान किसका होता है? कस्टमर का। कस्टमर का नुकसान मतलब देश का डायरेक्ट नुकसान। ठीक है, चलो, तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी। एग्जांपल भी मैंने दे दिया कि भाई जियो ने नहीं मतलब रिलायंस ने अल्टीमेटली हाथवे को भी ले लिया, फ्यूचर ग्रुप को भी ले लिया। इस तरीके से बहुत सारी कंपनी होती है। जगुआर कंपनी का नाम सुना है आपने, जो गाड़ी बनाती है, उसको टाटा ने एक्वायर कर लिया था काफी पहले 2008-9 में। प्राइवेट होता जा रहा है, ये ठीक है? देखो हर चीज ना एक लिमिट तक अच्छी होती है, एक लिमिट के बाद कोई भी चीज हो जिंदगी में, लाइफ में, कहीं भी एक चीज लिमिट तक अच्छी होती है, उसके बाद गड़बड़ हो जाती है। सो प्राइवेटाइजेशन इज गुड बट अप टू एक्सटेंट, लेकिन अगर ज्यादा करोगे तो उसके अपने नुकसान होते हैं। सिमिलरली इंडियन इकोनॉमी जो थी मिक्स्ड इकोनॉमी बनाई गई थी ना हमारे देश को, क्योंकि जब इतने सारे लोग थे ना, हम एक्सट्रीम लेवल पे जा ही नहीं सकते। हम प्योर गवर्नमेंट कर देंगे तो भी नुकसान, हम प्योर प्राइवेट कर देंगे तो भी नुकसान। हमें एक बीच का रास्ता ही देखना होगा। जब इतने सारे लोग हैं ना तो इतने सारे लोगों की थिंकिंग कभी एक जैसी हो ही नहीं सकती। आप किसी दो चीजों में, किसी एक चीज में भी देख लो, दो लोगों के कॉन्सेप्ट नहीं मिलते होंगे। दोनों की इंटेंशन सही होगी बट स्टिल कॉन्सेप्ट नहीं मिलता होगा या सोच नहीं मिलती होगी। तो इसीलिए मिक्स्ड इकोनॉमी सबसे बेहतर था, लेकिन अब हमारी इकोनॉमी प्राइवेटाइजेशन पे ज्यादा जा रही है। खैर अपने को क्या, अपने को तो देखो पेपर है। लिस्टिंग कंपनी, लिस्टिंग ऑफ शेयर। तो लिस्टिंग कंपनीज क्या होती है? जो किसी भी शेयर बोर्ड के साथ, सिक्योरिटीज बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हो, जिसके शेयर पे लोग डील करें। तो जिसके शेयर में भी आप डील कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, वो लिस्टेड कंपनी होती है। किसी एक्सचेंज बोर्ड के साथ वो लिस्टिंग होती है उसकी। और एक्सचेंज बोर्ड में लिस्टिंग का मतलब ये हो गया बच्चों, एक्सचेंज बोर्ड एक ठेला है और ठेले में शेयर रखे हैं, जैसे सब्जी रखी होती है। तो मैं कहता हूँ उसके पास आलू की सब्जी है, भिंडी की सब्जी है और लौकी की सब्जी है, ये 3 सब्जी है। इसका मतलब उसके पास किसी 3 कंपनी ने अपने शेयर रजिस्टर करवा रखे हैं या लिस्टेड करवा रखे हैं, और इस ठेले से कोई भी शेयर होल्डर, कोई भी इन्वेस्टर सब्जी उठा सकता है या शेयर उठा सकता है। बट हर एक कंपनी अपने शेयर्स को लिस्टिंग नहीं करवाती। प्राइवेट कंपनी तो कभी करवाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी चाहती नहीं कि उसका जो शेयर है या ओनरशिप है कोई बाहर वाला आके ले, इसीलिए वो अंदर ही अंदर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। एंड आपने जब पब्लिक कंपनी का एक फीचर पढ़ा था ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, लेकिन क्या प्राइवेट कंपनी में भी ट्रांसफरेबिलिटी होती है शेयर की? नहीं, वहां रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर होता है। ओके, सो वो हो गया लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। जिस कंपनी में भी 50%
या उससे ज्यादा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, ऐसी कंपनीज को हम क्या कहेंगे? गवर्नमेंट कंपनीज। क्यों? क्योंकि 50% से ज्यादा शेयर आते हैं, डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में आ जाती है, तो डिसीजन कौन ले रहा है? गवर्नमेंट। इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी अब? जिसमें 50% से कम हो वो नॉन गवर्नमेंट। रॉन्ग। नॉन गवर्नमेंट का मतलब है जहां गवर्नमेंट होगी ही नहीं। इसका मतलब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं, जहां गवर्नमेंट का पैसा आ गया 50% से ज्यादा, तो उसे हम गवर्नमेंट कंपनीज बोलेंगे। जहां पैसा उसका है ही नहीं, कोई पैसा नहीं है, तो वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी होती है। लेकिन गवर्नमेंट का 10% होल्डिंग है, तो ना ही तो आप उसे गवर्नमेंट कंपनी बोलोगे, ना ही आप उसे नॉन गवर्नमेंट कंपनी बोलोगे। इज इट क्लियर? ये एग्जाम में आ रखा है कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी में कितना शेयर गवर्नमेंट का होता है। उसमें दे रखा था बिलो 50%, 0%, 50 अबव, नन ऑफ अबव। तो सारे बच्चे यही करके आए थे जो तुम लोगों ने बोला ऑब्जेक्टिव में आया वरना। ठीक, अब आ जाता है बच्चों एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी क्या होता है कि जैसे ना हम मान लो बच्चों कि मैं हूँ जो घर प्रॉपर्टी बनाते हैं, प्रॉपर्टी क्या रियल एस्टेट का मेरा काम है, तो मैं ना बड़े बड़े डील्स करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई मैं आपके लिए काम बनाऊंगा, मैं आपके लिए घर बनाऊंगा, बिल्डिंग बनाऊंगा, मॉल बनाऊंगा। तो अब अभिषेक ने कहा कि सर मुझे भी अपने काम में ले लो। तो मैंने कहा ठीक है, तू अपनी एक कंपनी खोल और अपनी कंपनी का काम रख कि तू रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाएगा कंस्ट्रक्शन के लिए। सो मेरा काम होगा ढांचा बना के देना और इसका काम होगा मुझे मटेरियल सप्लाई करना, और ये मेरे साथ मिलके ही हमेशा काम करेगा। तो हम दोनों कंपनीज एक दूसरे के लिए क्या बन जाएंगे? एसोसिएट। एसोसिएट मतलब हो गया हेल्पिंग कंपनी। ये कंपनीज हमेशा ही ऐसी होती है कि एक दूसरे की डिमांड को पूरे करने वाली। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी क्या होती है? जो जिसके अंदर बैंक रजिस्टर्ड होते हैं। और बैंकिंग कंपनी को डिटेल में पढ़ने के लिए ग्रुप 2 में हमारा जो कॉर्पोरेट अकाउंट्स है उसमें चैप्टर है हमारा बैंकिंग कंपनी, वहाँ हम डिटेल में करेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर है। नेक्स्ट आ गया फॉरेन कंपनी। नाम से ही क्लियर है कि भाई कंपनी अगर इंडिया में रजिस्टर्ड होती है तो इंडियन कंपनी, विदेश में रजिस्टर्ड है फॉरेन कंपनी। क्या फॉरेन कंपनी हमारे देश में बिजनेस कर सकती है? बिल्कुल करती है। नेक्स्ट अभी सबसे बड़ा एग्जांपल टेस्ला आ गया इंडिया में। ओके, स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी क्या होता है बच्चों? स्मॉल कंपनी की अभी डेफिनेशन इस बजट में दोबारा चेंज कर दी है, स्मॉल बिजनेस की, स्मॉल कंपनी की। तो अभी इसकी लिमिट्स पे मैं अभी होल्ड लगाता हूँ, वैसे भी नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करना ही है हमें। तो स्मॉल कंपनी वो होती है जिस कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं होता, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा टर्नओवर नहीं होता। तो ऐसी कंपनीज को गवर्नमेंट की तरफ से ढेर सारा असिस्टेंस मिलता है। ठीक है कि भाई तुम छोटी कंपनी हो, और ये टाइप की कंपनी खुलती भी कहाँ है? बैकवर्ड एरियाज में, रूरल एरियाज में। एंड देश की गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आप एक स्कूल खोल रहे हो तो अर्बन एरिया में खोलो या रूरल में? गवर्नमेंट तो चाहेगी रूरल एरिया में खोले। सिंपल सी बात है, एक फैक्ट्री आप रूरल एरिया में खोलो, एक स्कूल आप रूरल एरिया में खोलो, अपने आप उस जगह का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। जैसे एक फैक्ट्री अगर आपने खोली ना, तो फैक्ट्री में जो लोग काम करने आएंगे, दिस इज डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अब उस फैक्ट्री के बाहर कोई बंदा अपनी पान की दुकान लगाएगा, कोई बंदा अपने छोले भटूरे की दुकान लगाएगा। ये होता है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, जो कि फैक्ट्री के होने की वजह से जनरेट हुआ है। जहाँ पे भी बच्चों स्कूल होता है, स्कूल के बाहर, अच्छा बड़े स्कूलों में नहीं, छोटे स्कूलों में ऐसा होता है, एक वो बुड्ढी माई आती है जो वो अलग अलग टॉफीज हैं वो सब सेल करती है। या फिर हॉस्पिटल्स के बाहर कभी भी जाओगे आपको जूस की शॉप मिलेगी, आपको मेडिसिन की शॉप मिलेगी फॉर श्योर। तो दिस इज द इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट विच इज क्रिएटेड बाय द हॉस्पिटल्स। इसीलिए कहते हैं कि आप कभी भी कोई काम खोलते हो तो रूरल एरिया में खोलो, आप 10 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दे दोगे, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। एंड वो 10 लोग, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने मेडिकल की शॉप खोल दी, तो मेडिकल में क्या दवाइयाँ खुद बनाऊंगा? मैं तो कहीं से लाऊंगा, तो किसी और का और काम बढ़ जाएगा उस वजह से। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट आता है बच्चों सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनीज को हम बोलते हैं, इट इज सॉर्ट ऑफ, बोलते नहीं है, आपने एनजीओ सुना है ना? एनजीओ क्या होती है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ नॉट एनपीओ। एनपीओ भी वही होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो सेक्शन 8 कंपनी का भी काम वही है कि भाई
हमारा एम, दे आर द ओनली कंपनी जिनका एम, पूरी कंपनीज में बच्चों सबका एम क्या, किसी भी कंपनी का, प्रॉफिट। अगर मैं एम की बात करूं बच्चों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के दो टाइप के एम हो सकते हैं, आइदर प्रॉफिट अर्निंग और बिल्कुल सर्विंग द सोसाइटी। सारे के सारे बिजनेस ऊपर नीचे जितनी भी आपने कंपनी पढ़ ली सबका एम क्या, प्रॉफिट। लेकिन सेक्शन 8 कंपनीज कहती है कि भैया आप कोई ऐसा काम कंपनी खोल के करना चाहते हो जिसमें आप सर्विंग करो। अभी यहाँ मुश्ताक सर हैं जो इधर बैठते हैं, उनके पास अपनी सेक्शन 8 कंपनी है जो एनजीओ है, मतलब सॉर्ट ऑफ एनजीओ है, और वो क्या करते हैं, वो रूरल एरिया में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेशनरी प्रोवाइड करते हैं, पेन पेंसिल प्रोवाइड करते हैं, एंड जो भी स्टडी रिगार्डिंग मटेरियल होता है वो प्रोवाइड करते हैं। सो इन्होंने कंपनी खोल के ये काम किया है। अब ये गए किसी बच्चे के पास, ये कहा ये लो बच्चों ये 5 नोटबुक तुम्हारे इस सेशन के लिए, तुम 11वीं में पढ़ते हो, ये लो 5 नोटबुक। तो बच्चा खुश होकर कहते हैं थैंक यू सो मच। ये कहते हैं नहीं 100 रुपए के हिसाब से 500 रुपए दो। अगर ऐसा बोलते हैं तो इज इट चैरिटी, ये तो फिर प्रॉफिट मेकिंग की बात हो गई। किसके लिए कर रहे हैं, सर्विंग द सोसाइटी। तो या तो ये पैसे चार्ज नहीं करेंगे, या जो पैसे चार्ज करेंगे वो ऑन कॉस्ट होगा, इनका कोई उसमें हिस्सा नहीं होगा प्रॉफिट। एंड याद रख लेना ऑब्जेक्ट क्लॉज हमने करा था, पढ़ा नहीं है, एमओए में पढ़ेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपको ये लिखा होता है कि आप क्या काम करके पैसे कमाएंगे। इनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा होता है कि हमारा एम ही नहीं है पैसे कमाने का, हमारा एम क्या है, सोसाइटी में एजुकेशन देने का, सोसाइटी में किसी कल्चर को एक्सपेंड करने का, ये सारी चीजें। सो दीज आर सेक्शन 8 कंपनीज। नेक्स्ट, डोरमेंट कंपनी एंड इनएक्टिव कंपनी, ये दोनों ना एक ही टाइप की होती है, वो कंपनी जो अभी काम नहीं कर रही, ठीक है। तो बच्चों जो कंपनी रजिस्टर तो हो गई बट 2 साल से उस कंपनी में कोई काम ही नहीं हुआ, तो ऐसे कंपनी को हम क्या बोलते हैं, इनएक्टिव, नॉट डोरमेंट, इनएक्टिव विच इज नॉट एक्टिव। डोरमेंट कंपनी क्या होता है, ये कंपनी जब बनेगी ना, ये फ्यूचर में मतलब डिसाइडेड होगा कि हम फ्यूचर में इसको ऑपरेट करेंगे, फ्यूचर ऑपरेशंस। एंड पूरा लिखता हूं, इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट की सिक्योरिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मेरे पास ना एक ऐसा फॉर्मूला आ चुका है जिस फॉर्मूले से ना मैं बैठे बैठे किसी की मन की बात क्या है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाने का मेरे पास फॉर्मूला आ गया, मैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना सकता हूँ। बट ऐसा इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला तो मेरे पास आ गया, बट बनाने के लिए मेरे को ढेर सारे कैपिटल की ज़रूरत है। और ये फॉर्मूला मेरा, अगर मैंने इसको रजिस्टर नहीं करवाया, ट्रेडमार्क नहीं करवाया, तो कोई भी यूज़ कर सकता है। अब जब रजिस्ट्रेशन होता है, ट्रेडमार्क जिसे हम कहते हैं, तो ट्रेडमार्क लेने के लिए या फिर पेटेंट्स लेने के लिए आप एज सोल प्रोप्राइटर भी ले सकते हो, एज कंपनी भी ले सकते हो। बट जब सोल प्रोप्राइटर लेते हो ना आप, तो आपको एक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल राइट्स, ठीक है, इसका फायदा नहीं मिलता। लेकिन कंपनी में रजिस्टर्ड होते हो ना, तो आपको इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल राइट्स मिल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ आपका इंटेंजिबल एसेट का यूज इस देश में तो छोड़ो, पूरे दुनिया भर में कोई नहीं कर सकता। मेरा एक दोस्त है, उसने अपना वाइल्ड फायर एक्सपीडिशन इस नाम से टूर एंड ट्रैवलिंग का कंपनी बनाई थी, उसको स्विट्जरलैंड की एक कंपनी ने स्यू कर दिया, यू कैन नॉट यूज दिस नेम, ये हमने रजिस्टर्ड किया हुआ है वाइल्ड फायर एक्सपीडिशन का। सो उसके बाद उसने, दोस्त ने तो यही बोला ठीक है आजा इंडिया लड़ ले केस, क्या कर लेगा। फिर बाद में उसने उसको सोल प्रोप्राइटर कन्वर्ट कर दिया, मतलब एज अ कंपनी नहीं किया, एंड नाम को भी कहीं रजिस्टर नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। सो दैट मीन्स अगर इंटरनेशनली इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी आपको मिल जाए, अब सोचो मेरे पास फॉर्मूला है, मैं किसी चीज़ का ट्रेडमार्क ले सकता हूँ, पेटेंट राइट ले सकता हूँ, या पेटेंट करवा सकता हूँ किसी फॉर्मूले को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भैया 2 साल तक मैं पैसा इकट्ठा करूँ, तब तक ये कहीं ना जाए। तो मैं क्या करूँगा, एक कंपनी बनाऊंगा, कंपनी बना के मैं उस पे इंटेंजिबल एसेट की, मतलब इंटेंजिबल एसेट को रजिस्टर कर लूंगा, और फिर इन दोनों को मैं क्या करूंगा, फ्यूचर में ऑपरेट, अपनी कंपनी भी फ्यूचर में ऑपरेट करूंगा एंड इंटेंजिबल एसेट को भी फ्यूचर में ऑपरेट करूंगा। सो जहां आपने कंपनी बना तो दी है, चाहे फ्यूचर में ऑपरेशंस करने के लिए बनाई हो या फिर एक इंटेंजिबल एसेट को सिक्योर करने के लिए बनाई हो, काम इस कंपनी में भी नहीं हो रहा, इस कंपनी में भी नहीं हो रहा।
इस कंपनी में छोटे मोटी चीजें हो जाती है, बट ब्रॉडली देखो काम दोनों में नहीं हो रहा, बट फर्क है। इसका एम क्या है, हम फ्यूचर में ऑपरेट करेंगे, और इसमें पिछले 2 साल से कोई काम हुआ ही नहीं है। तो कभी कभी कंपनी के पास पैसा नहीं होता, कोई लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में ना खुशी खुशी में कंपनी बना देते हैं कि भाई काम करेंगे, और फिर मोस्टली जितनी भी कंपनी होती है ना जो यंग लोग बनाते हैं, उसमें से मोस्टली सारी कंपनीज क्या हो जाती है, इनएक्टिव, कि 2 साल से कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में लोग बना तो देते हैं, लेकिन फिर इन्वेस्टमेंट की बात आती है, उनके पास होता नहीं है, तो सब काम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये था मेरे पास पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ कंपनीज। इसको घर जाके अच्छे से कर लेना, जितना आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है वो इनफ है, और मेरे हिसाब से सारे पॉइंट समझ आ जाएंगे। तो